अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे क्वेश्चन नंबर 12। 1 जुलाई 2005 को फर्रुख ने 80 लाख रुपया उधार में लिया। तैयब साहब अब इधर तवज्जो करनी है, बातें नहीं करनी। आपका नाम क्या है? शाहजेब। शाहजेब इधर फोकस करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करवाना। 80 लाख रुपया उधार में लिए स्टार बैंक लिमिटेड से और एक प्लॉट ऑफ लैंड एक्वायर कर लिया हब इंडस्ट्रियल जोन में। कितने में? 65 लाख रुपए में। उसने बाकी पैसे जो लोन के बाकी मानदा बचे थे वो एक बिजनेस वेंचर में इन्वेस्ट कर दिए, जो कि अपने बिजनेस कौन रन कर रहा है? उसका फ्रेंड रन कर रहा है, तो अपने फ्रेंड के पास उसकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर डाली। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस लोन पे एडिशनल प्रीमियम का रेट है 12% पर है। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए इस चीज से और इससे बचा के रखे। आप भी कोशिश कीजिएगा, मैं भी कोशिश करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कहा है कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर दो, नहीं तो इससे बाज आ जाओ। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ठीक हो गया? अगर इससे बाज नहीं आते हो तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर दो, मतलब लड़ाई का फैसला करो। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। एंड इज रीपेएबल इन 8 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2006 से। 1 अगस्त 2005 को फर्रुख ने डिसाइड किया कि वो प्लॉट ऑफ लैंड को जुल्फकार मोटर्स को 10 मिलियन में बेचेगा और उसने 5 लाख रुपए का डिपॉजिट भी रिसीव किया। 15 अगस्त 2005 को फर्रुख ने 4 फीट कर लिया डिपॉजिट, क्योंकि जुल्फकार ने इनकार कर दिया कि वो प्लॉट ऑफ लैंड अब परचेज नहीं करेगा। हमने पढ़ा था ना कि अगर बायर अपना फैसला कैंसिल कर दे या वॉइड कर डाले, एग्रीमेंट को ब्रीच कर डाले, तो सेलर जितना भी डिपॉजिट होता है उसको जब्त कर लेता है। वो 4 फीट कहलाती है अमाउंट और वो रेंट में शामिल किया जाएगा, चार्जेबल रेंट में। 1 सितंबर 2005 को फर्रुख ने किराए पे दे दिया प्लॉट ऑफ लैंड। अब ये बिल्डिंग नहीं है, ये क्या है? प्लॉट ऑफ लैंड। अपने फ्रेंड आतिफ को मंथली रेंट 1,50,000 रुपए पे। अच्छा, उसने रिसीव किया अनएडजस्टेबल डिपॉजिट कितना? 2 लाख रुपए का आतिफ से और 80,000 रुपया फॉर लेवलिंग द ग्राउंड एंड ₹50,000 ग्राउंड रेंट, 12,000 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन बाय वाटर लॉगिंग, वो सीमोथोर की वजह से, और 140,000 अगेंस्ट रेंट कलेक्शन चार्जेस। फर्रुख ने पे किया 25,000 रुपया एक फर्म को, प्रोफेशनल वैल्यूअर्स को, जिन्होंने डिटरमिन की इसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू जो कि थी 21,60,000 रुपया। अब आपके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन है। रिक्वायरमेंट में क्या कहा गया? कंप्यूट करना है रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफ हेड फॉर फर्रुख फॉर टैक्स ईयर 20x6 के लिए। अब ये आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। काफी हद तक हमने रीडिंग कर ली, फिर भी सॉल्व करते हैं। जी बच्चे, सबसे पहले नाम है मिस्टर फारूक।
जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, मिस्टर फरूख, अब इसके लिए हमने कंप्यूटेशन करनी है। कंप्यूटेशन किस चीज की बच्चे हम करने वाले हैं? टैक्सेबल इनकम की। ठीक हो गया। और जी बिल्कुल, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, हम कंप्यूटेशन करेंगे टैक्सेबल इनकम। शाहजेब साहब एक्टिव है ना, आपने सॉल्व करवाना है। टैक्स ईयर कौन सा बच्चे? टैक्स ईयर 20x6। आपको पता है दो इंफॉर्मेशन और लिखी जाती है, मैंने फॉर द टाइमिंग इग्नोर की। एक पर्सनल स्टेटस, दूसरा रेजिडेंट। अगर मैं पूछूं पर्सनल स्टेटस क्या है इसका? इंडिविजुअल। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट, अजम्पशन होगी हमारी। अगर नहीं बताया तो अजम्पशन है कि वो रेजिडेंट है। इंफॉर्मेशन हमारी मौजूद है रुपीस में। हेड ऑफ इनकम कौन सा बच्चे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एक्सीलेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी बच्चे, अब स्टेप बाय स्टेप इसको सिर्फ सॉल्व करना मकसद नहीं है, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते। देखिए, इसका सॉल्यूशन तो आपकी ही किताब में मौजूद भी होगा। अब सॉल्यूशन सिर्फ देख के सॉल्व कर लेना काम नहीं है, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना है। जितना नॉलेज पड़ा उसको अप्लाई करना है इसमें। तो यहाँ पे क्लास में क्वेश्चन करवाने का मकसद है आप क्या अप्लाई कर पा रहे हैं, और अगर आप क्लास में अप्लाई कर पा रहे हैं तो इंशाल्लाह क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें बच्चे सबसे पहले हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है? चार्जेबल रेंट की। जी बच्चे, सबसे पहले मुझे बताइएगा रेंट रिसीव्ड। जी, रेंट रिसीव्ड बच्चे कितना है? 1,50,000 रुपया पर मंथ, ऐसा ही है। अच्छा, यकम सितंबर को आपने रेंट आउट किया, तो इसका मतलब है यकम सितंबर से काउंट करें। सितंबर अक्टूबर, सितंबर से ही किया ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसा ही हुआ। उसके बाद अगले 6 माह, 6 और 4 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चे ये कितनी फिगर आ गई? 1.5 मिलियन या 15 लाख रुपए। कोई दिक्कत यहां तक? ये भी रेंट है। अच्छा, अब इसके बाद आ गई एनुअल लेटिंग वैल्यू या फेयर मार्केट रेंट, ऐसा ही है। एनुअल लेटिंग वैल्यू वो भी गिवन है, या फेयर मार्केट वैल्यू वो बताया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर 21,60,000। तो देखे बच्चे, 21,60,000 ये एक साल का है। साल में मंथ होते हैं 12, इसको करें डिवाइड 12 से, मल्टीप्लाई कर दें। कल पढ़ा था ना अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट, तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है? 10 से। जी बच्चे, कितनी आ गई? 18 लाख। बिल्कुल ठीक हो गया। 18 लाख और 15 लाख, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से कौन सी अमाउंट बड़ी है? 18 लाख। तो हम क्या कंसीडर करेंगे बच्चे? 18 लाख, विच एवर इज हायर। तो हायर अमाउंट है 18 लाख, तो 18 लाख हो गया टैक्सेबल। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहां तक? सबको समझ आ गई? अच्छा, अब इसमें हमने ऐड करना है फोरफिटेड डिपॉजिट। फोरफिटेड डिपॉजिट की अमाउंट कितनी है बच्चे? 5,05,000। बिल्कुल ठीक हो गया। जी बच्चे, 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल एडवांस कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन में या नहीं करेंगे? ये ओपन प्लॉट है, लैंड है, लैंड के केस में 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल एडवांस कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये याद रखिएगा, ये क्या है? ओपन प्लॉट। ये क्या है? ओपन प्लॉट। ओपन प्लॉट के केस में बच्चे इसको कंसीडर नहीं किया जाता। ये देखिए, प्लॉट ऑफ लैंड रेंट आउट किया हुआ, तो इसके केस में 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल एडवांस कंसीडर नहीं होगा। ठीक हो गया।
फोर्थ वन होती है साइनिंग अमाउंट, वो तो गिवन ही नहीं है, तो चार्जेबल रेंट की टोटल अमाउंट हम देखेंगे, फोरफिटेड डिपॉजिट और ये दोनों को सम कर ले, ये टोटल अमाउंट होगी 2.3 मिलियन, 23 लाख रुपया, ये चार्जेबल रेंट है। कोई दिक्कत यहां तक? सब बातें क्लियर? शाहजेब साहब बात समझ में आ गई? शाहजेब साहब अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? एडमिजिबल डिडक्शन या एडमिजिबल एक्सपेंसेस, या इसको अलाउएबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो हम एडमिजिबल एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करेंगे या एडमिजिबल डिडक्शंस इसमें से माइनस करेंगे, अलाउएबल एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहली बात, रिपेयर अलाउंस माइनस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो भी किसके केस में आता है? बिल्डिंग के केस में। ये तो बिल्डिंग है नहीं, ये क्या है? ओपन प्लॉट। समझ आ रही है ना बात? कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आपको रीडिंग भी करवा सकते हैं, हमारे पास चैप्टर आपको पता है मौजूद है। बताइएगा रिपेयर अलाउंस आएंगे जी बच्चे? नेक्स्ट, आतिफ पेड, कितना पे किया? 80,000 फॉर लेवलिंग द ग्राउंड। जी बच्चे बताएं, स्पेसिफिक एक्सपेंस है या नहीं है? ग्राउंड रेंट, लेवलिंग द एक्सपेंस नहीं है, वो अदर एक्सपेंसेस होगा, अदर एक्सपेंसेस होगा ना। ठीक है, मान लिया आपकी बात। चले जी नेक्स्ट, 50,000 एज ग्राउंड रेंट, ये कंसीडर किया जाएगा? बिल्कुल ठीक हो गया, ग्राउंड रेंट। ये भी हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, और कौन सा एक्सपेंस आएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज। क्या हम ये इसको बच्चे माइनस करेंगे? जरा पढ़िएगा रूल अपनी किताब में से, जाएं जरा जल्दी से पढ़ें। जी अच्छा, अब मुझे बताइएगा, क्या इंश्योरेंस का एक्सपेंस यहां से माइनस होगा या नहीं होगा? क्यों? ओपन प्लॉट के केस में ये लाओ, ये किसके केस में होता है? अच्छा, इसको हम अदर एक्सपेंस में लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये पानी के सीमोथोर के लिए एक्सपेंस तो है, जो ये नहीं वो कह रहा है इनएडमिजिबल है। उसने बोला कि इंश्योरेंस अगर बिल्डिंग के केस में होगी तो स्पेसिफिक है। इसके अलावा जितने भी बाकी एक्सपेंस हैं वो कहां पे चार्ज किए जाएंगे? ये बात क्लियर हो गई? तो उन्होंने ये स्पेसिफिक एक्सपेंसेस के नाम लिख दिए, ये एडमिजिबल। बाकी एक्सपेंसेस क्या बोल दिया, कहां जाके चार्ज होंगे? अदर एक्सपेंसेस। यहां तक कोई दिक्कत? जी बच्चे, एक एक्सपेंस वन बाय वन अगर देखते जाए, पहला होता है रिपेयर अलाउंस, वो तो कंसीडर करना नहीं था क्योंकि ओपन प्लॉट है, बिल्डिंग नहीं। दूसरा बच्चे इंटरेस्ट मार्कअप, वो तो है, वो चार्ज कर लेते। अच्छा बच्चे, अब मुझे बताइएगा वो अमाउंट कितनी है, कितना यूज हुआ है इसको खरीदने के लिए? ये देखिएगा 6.5 मिलियन। जी बच्चे 6.5 मिलियन, ऐसा ही है। अच्छा, मार्कअप का रेट कितना बताया? 12%। मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ? 10 डिवाइडेड बाय 12। जी बच्चे, ये भी हो गया। उसके बाद बच्चे शेयर एप्रिसिएशन ऑफ रेंट
इन केस ऑफ हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन वो नहीं गिवन। इसके अलावा बच्चे हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था लीगल चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, वो भी इसमें नहीं गिवन। ठीक हो गया। इसके अलावा और कौन सा एक्सपेंस हम लोगों ने पढ़ा था? प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ग्राउंड रेंट हो गया, वो तो गिवन था, वो हमने चार्ज कर लिया। अच्छा, अब इसमें एक कंफ्यूजन आ सकती है आप लोगों को, जैसे यहाँ पे अब ग्राउंड रेंट है पूरे साल का था, मैंने सारे का सारा कंसीडर कर लिया। अब वही है कि अगर पर्सनल में यूज नहीं हुई प्रॉपर्टी, अवेलेबल थी, यूज हुई या नहीं हुई, वो एक अलग बात। यहाँ पे उसने कहा था कि उसकी इंटेंशन थी उसने प्रॉपर्टी को सेल करना था, लेकिन जब वो मुआयदा किया भी, बेची भी, नहीं भी की, फिर उसके बाद उसने रेंट आउट कर दिया। आप चाहें तो इसको अपोर्शन भी कर सकते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरी की पूरी फिगर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी अजम्पशन हो जाएगी। 12 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 10 से। ये कितनी फिगर होगी? तो ये दोनों में से कोई एक अजम्पशन आप यूज करके वर्किंग कर देंगे, दोनों इक्वली गुड हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके अदर एक्सपेंसेस हैं। अदर एक्सपेंसेस में बचे 1 बाय 1। सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहले बच्चे आ गया 80,000 फॉर लेवलिंग द ग्राउंड। जी बच्चे, लेवलिंग। अब आप मुझे बताएं जो लेवलिंग चार्जेस होते हैं वो एक दफा होते हैं, वन ऑफ कॉस्ट होती है, या हर महीने लेवल करवाना पड़ता है? एक मर्तबा, तो एक दफा ही चार्ज होगी। ये पर मंथ तो है नहीं, वो वाला खर्चा जो हर महीने इंकर हो रहा होता है उसको पोर्शन किया जाता है, हर खर्चे को पकड़ के नहीं पोर्शन कर दिया जाता। ये खर्चा तो है ही वन ऑफ कॉस्ट। तो जी बच्चे कितनी फिगर हो गई? 80,000। ये भी हो गया। नेक्स्ट बच्चे 50,000 ग्राउंड रेंट, 12,000 एज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी। अब मुझे बताएं इंश्योरेंस तो प्रोपोर्शनेटली होती है, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 12,000 को डिवाइड करें 12 से, मल्टीप्लाई करें 10, कितनी फिगर? 10,000। जो वन ऑफ कॉस्ट होगी वो पूरी की पूरी, और जो मंथली पे बेस करती है वो अपोर्शन होगी, उसका प्रोपोर्शनेट लेना है आपने। अच्छा बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट आ गया 140,000 अगेंस्ट रेंट कलेक्शन चार्जेस। ये स्पेसिफिक खर्चा है, ये कॉमन एक्सपेंस नहीं है। कॉमन एक्सपेंस का क्या मतलब? जब तक रेंट पे नहीं दिया हुआ होगा तब तक ये खर्चा हमारा इंकर, ये खर्चा ही तब इंकर होना शुरू हुआ जब हमने क्या की। हाँ, तो इसको प्रोपोर्शन नहीं करना है, ये कॉमन एक्सपेंस नहीं है। ये कौन सा खर्चा है? स्पेसिफिक एक्सपेंस। ये कौन सा एक्सपेंस है? स्पेसिफिक एक्सपेंस। जी बच्चे, ये भी हो गया। उसके बाद बच्चे और फारूक हैड पेड 25,000 टू अ फर्म ऑफ वैल्यूअर। ये भी वन ऑफ कॉस्ट है, यहाँ ये हर मंथ होती है, वन ऑफ कॉस्ट है। $25,000। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट, ये अगली कोई भी नहीं है जी, टोटल कर दीजिए 255,000। जी बच्चे, अलाउड अप टू, कम बन रही है 92,000। यही कंसीडर करेंगे ना हम? बता दीजिएगा बच्चे। टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आसान सवाल है जी। 7 8 15,36,000, 16 लाख, जी।
कॉमन एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक से ज्यादा एक्टिविटीज के लिए हम कर देते हैं, वो कहलाते हैं कॉमन। जैसे हमने एक खर्चा किया, जैसे हमने कल मिसाल दी थी कि एक सवाल आया हुआ है पेपर के अंदर, मिस सोना का कोई ऐसा सवाल है, उनकी एक बिल्डिंग है, उसके 2 फ्लोर है, वो डॉक्टर है, उस एक फ्लोर पे अपना क्लिनिक बनाया हुआ है, दूसरे पे उसने अपनी रेजिडेंस रखी हुई है, और जो उस बिल्डिंग के अखराजात होंगे वो कॉमन होंगे, क्योंकि वो पार्शली बिजनेस के लिए और पार्शली डोमेस्टिक के लिए। ऐसे एक्सपेंसेस हैं कॉमन। लेकिन क्लिनिक में काम करने वाले को जो तनख्वाह दी जा रही है, क्या वो स्पेसिफिक है या कॉमन? स्पेसिफिक है। समझ आ गई? जो अखराजात स्पेसिफिक हैं वो तो पूरे के पूरे आपने एक्सपेंस आउट कर दें, लेकिन स्पेसिफिक बिजनेस के स्पेसिफिक, जो पर्सनल स्पेसिफिक है वो नहीं। जो स्पेसिफिक होते हैं सिर्फ उसी एक्टिविटी के लिए इंकर किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिक के लिए अद्वियात खरीदी गई, ये अद्वियात जो खरीदी गई वो किसके लिए? ये कौन सा कॉमन है? नहीं। कॉमन तब होता कि कोई एक एक्टिविटी, जैसे पूरे घर को व्हाइट वॉश करवा दिया, कॉमन है या स्पेसिफिक है? कॉमन है। जहां पे आप अपनी रेजिडेंस रख के बैठे हैं वहां पे भी काम हुआ, और जहां पे आप बिजनेस रन कर रहे थे काम तो वहां पे भी हुआ। अब दोनों के एक्सपेंसेस क्या होंगे? कॉमन। अब इसे प्रोपोर्शनेट करो। अब हमें देखना पड़ेगा कितना एरिया बिजनेस में कवर हो रहा है, कितना एरिया रेजिडेंस में कवर हो रहा है, वो परसेंटेज हम डिसाइड करेंगे और वो परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये क्लास वर्क हो गया बच्चे, ये क्लास में मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। इसके साथ लिखिएगा आरएल, ये रिवीजन लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, जिससे पूछूं वो बताए। जरा एक्टिव होके पढ़िएगा और फिर मुझे बताइएगा। 1 जुलाई 2008 जाहिद ने रेंट आउट की अपनी प्रॉपर्टी इस तरह से। एक अपार्टमेंट रेंट पे दिया मिस्टर ए क्यू को, मंथली रेंट है 40,000 रुपया। कोई दिक्कत तो नहीं? जाहिद ने नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख रुपए का रिसीव किया, which was partly used to repay the non-adjustable security deposit amounting to rupees 1,75,000 रुपया received from previous tenant जुलाई 2003 के अंदर। He also spent rupees 20,000 on repair of the apartment in February 2009। अब इसकी रिक्वायरमेंट में क्या है? Under the provision of Income Tax Ordinance 2001, compute taxable income of Zahid for the tax year 20X9 under appropriate head of income। अच्छा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपार्टमेंट रेंट पे दिया 40,000 रुपया, बताइएगा 40,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। अच्छा, अब ये नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या करेंगे? न्यू माइनस ऑलरेडी टैक्स। शाबाश, न्यू एडवांस माइनस ऑलरेडी टैक्स डिवाइडेड बाय 10। एक हिस्सा इस साल में और 9 अगले नेक्स्ट टैक्स ईयर्स में इन इक्वल प्रोपोर्शंस। एक बंगला उसने रेंट आउट कर दिया, बैंक को दे दिया। जाहिद और उसका यंगर ब्रदर जॉइंट ओनर्स है। अभी हमने को ओनर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ये उससे रिलेटेड है, को ओनर्स से रिलेटेड है। अभी मैं जिक्र भी कर देता हूं, बल्कि साथ ही जिक्र भी कर देता हूं। को ओनर्स
अगर एक प्रॉपर्टी एक से ज्यादा लोग ओन करते हों उसे हम कहते हैं को ओनरशिप। जब कोई प्रॉपर्टी को एक से ज्यादा ओनर्स ओन करते हैं तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? को ओनरशिप। को ओनरशिप के केस में क्या किया जाएगा? पार्ट ऑफ ईच या शेयर ऑफ ईच को ऑनर इज डेफिनेट शेयर of each co-owner is not definite अगर हर को ऑनर का पोर्शन शेयर डेफिनेट हो या डेफिनेट ना हो तो फिर क्या होगा? Taxable in the hands of each co-owner। हर ऑनर का पोर्शन उसका जितना बनेगा वो अपने पास टैक्सेबल होगा अपने टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग। हर को ऑनर का जितना शेयर होगा उसका टैक्स उसको खुद अदा करना। ठीक हो गया? नोट में याद रखिएगा नॉट considered as an AOP। इसको हम AOP कंसीडर नहीं करें। और अगर हर एक को ऑनर का शेयर डेफिनेट ना हो या उसको डेफिनेट नहीं किया जा सकता तो फिर हम क्या कहेंगे? कंसीडर्ड एज एन AOP। इसको क्या समझा जाएगा? AOP। कंसीडर्ड एज एन AOP। इसको क्या कंसीडर किया जाएगा? ये क्या है? AOP बन गई है। कंसीडर्ड एज एन AOP। यहां तक कोई दिक्कत? जी बच्चे, अब ये देखिएगा, अ बंगला वॉज रेंटेड टू अ बैंक। जाहिद और उसका यंगर ब्रदर जॉइंट ओनर है। जॉइंट ओनर एक से ज्यादा अगर ऑनर हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? को ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट हुआ। ये क्या कहलाएगी? को ऑनरशिप ऑफ द बंगला इन द रेशियो ऑफ 60-40। बताएं डेफिनेट है या नॉट डेफिनेट? तो क्या इसे AOP कंसीडर करेंगे? नहीं। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ईच को ऑनर। तो वर्किंग यहाँ पे किसकी करना चाह रहे हैं? जाहिद की, क्योंकि हमें कंप्यूटेशन किसकी करनी है? जाहिद के लिए। तो पोर्शन जाहिद का कितना है? 60। तो कंसीडर करेंगे 60। ठीक हो गया? एनुअल रेंट एग्रीमेंट विद द बैंक 6 मिलियन है। एनुअल रेंट एग्रीड बैंक के साथ कितना है? 6।
अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा इसके लिए कितना कंसीडर होगा, वो भी देख लेते हैं। आगे वो कह रहे हैं इंक्लूसिव 1 लाख रुपया इसमें शामिल है पर मंथ यूटिलिटीज, क्लीनिंग और सिक्योरिटीज। आपको याद होगा हमने पढ़ा था अम्यूनिटीज, यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विसेज, वो कहां टैक्सेबल होगी? अंडर दैट इनकम फ्रॉम। शाबाश। ये 1 लाख रुपया, 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करें, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 लाख आ जाएगा। 12 लाख रुपया इसमें से माइनस करते हैं, बाकी अमाउंट कितनी बची? 4.8 मिलियन। कोई मुश्किल बात तो नहीं है, जहां तक बात समझ में आई। अच्छा, अब इसमें से हमने जाहिद की अगर वर्किंग करनी है तो जाहिद का हिस्सा कितना है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? एप्लीकेशन होगी, कॉन्सेप्ट पढ़ा, साथ ही हमने उसको अप्लाई भी कर लिया। जमीर भाई दोबारा सुनिएगा, हमने पढ़ा को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। हमने कहा को ओनरशिप ये होता है कि अगर एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर्स हों तो उन जॉइंट ओनर्स को हम क्या बोलेंगे? को ओनरशिप। अगर हर एक का शेयर डेफिनेट हो तो उसका जितना शेयर बनेगा वो उतना शेयर उसकी टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा और उसका जितना टैक्स है उसको खुद अदा करना। अगर डेफिनेट नहीं है तो हम कहेंगे कि एओपी है और एओपी के असूल इस पे अप्लाई हो जाएंगे। अब इन गिवन सिचुएशन में आपने मुझे बताना है क्या हर एक का शेयर डेफिनेट है या नहीं है? डेफिनेट है, बताया हुआ 60 और 40। तो इस इनकम का 60% किसकी इनकम होगी? जाहिद की, और 40% उसके भाई की, छोटे भाई की। तो इस प्रॉपर्टी में पहले 60 लाख में से 12 लाख रुपया माइनस कर, जितनी अमाउंट बाकी बची उसका कितने परसेंट कंसीडर करना है? 60%। वो बनी 28,80,000 रुपया। कोई दिक्कत बचे यहां तक? 35,000 रुपया पर मंथ वॉज पेड फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। इन सर्विसेज के लिए खर्चा कितना इंकर करना पड़ रहा है? ये बात क्लियर हो गई। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपके सामने वर्किंग कर देता हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। देखो पर मंथ इनकम कितनी है? 1 लाख रुपया। एक्सपेंस कितने हो रहे हैं पर मंथ? 35,000। कितनी फिगर आ गई? 65,000। ये पर मंथ है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 साल में 12 माह होते हैं और इसका कितने परसेंट जाहिद को मिलेगा? जी बच्चे कैलकुलेशन कर लीजिए। 468,000। अब बताएं कोई दिक्कत, कोई मुश्किल बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसकी एप्लीकेशन कर डाली, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। रिवीजन लेवल क्वेश्चन लिखिएगा इसके साथ भी। जी अगर ये बात सिर्फ जिस तरह लिखी होगी क्या इंक्लूसिव ऑफ यूटिलिटीज क्या रहेगी, सिक्योरिटीज और क्लीनिंग, मतलब क्या करें? क्या मतलब, क्या चीज मिसिंग कह रहे हैं आप? कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर ना उसने हमें ये बताया हुआ कि यूटिलिटीज, क्लीनिंग और सिक्योरिटी का इतना हिस्सा बीच में लिखना। अगर इसका बताया ही ना हो, अमाउंट का ना बताया, अमाउंट का बताया कि इस पे रेंट के अंदर इतनी अमाउंट शामिल है, तब क्या करें? नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं सोच रही थी इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सारे को दीजिए। सारे को नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ उतना हिस्सा जो इससे रिलेटेड है वो होगा। मेजर पोर्शन देखो, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमें कंसीडर करना होता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। अकाउंटिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको सिंपल सा समझा देता हूं, आराम से बात समझ में आ जाएगी। एक पर्सन ने एक सॉफ्टवेयर और उसके साथ हार्डवेयर खरीदा। फिजिकल फॉर्म भी है, सॉफ्ट फॉर्म भी है। हार्डवेयर जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और उसके अलावा उसमें कुछ एप्स, एप्लीकेशंस वगैरह, कुछ LMS भी हो सकता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ERP सिस्टम भी हो सकता है। अब हमें यह सोचना है कि हमने इसको कैपिटलाइज करना है, तो हम इसको अलग-अलग कैपिटलाइज करें। हार्डवेयर की कॉस्ट IAS 16 के मुताबिक, इंटेंजिबल की अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक।
लेकिन अगर हम इसको प्रोपोर्शन नहीं कर पा रहे तो फिर हम कहां रिकॉर्ड करें? फिर तो हमें यह देखना है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन किसका बनता है, हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर हो सकता है हार्डवेयर की कॉस्ट बड़ी कम हो, जैसे सीडी और सीडी के अंदर एटम बम बनाने का फॉर्मूला। अब कॉस्ट किसकी ज्यादा है? हाँ, वो फॉर्मूले की कॉस्ट ज्यादा है। वो सिग्निफिकेंट पोर्शन देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम कोई यहां पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकते। हमें ये देखना है सिग्निफिकेंट पोर्शन किसका मौजूद। ठीक हो गए यहां तक? चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क कर लेंगे आप लोग, इंतहाई आसान सा सवाल है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ हायरिंग प्रॉपर्टी का, वो मैंने भी आपके साथ डिस्कस नहीं किया, वो जरा देख लीजिएगा। सेल्फ हायरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? सभी लोग एक्टिव हैं? बच्चे लेट्स सपोज ये एक पर्सन है, मिस्टर सीए, और ये है मिस्टर एफसीए। मिस्टर सीए एम्प्लॉई है, और मिस्टर एफसीए एम्प्लॉयर है। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? मिस्टर सीए उनका ये घर है, एक प्रॉपर्टी है, जिसके ये खुद ओनर है, मालिक है। ठीक हो गया जी? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ये घर इन्होंने मिस्टर एफसीए को किराए पे दे दिया। किस पे दिया? किराए पे दे दिया। कोई मुश्किल बात? मिस्टर सीए को अब इससे क्या रिसीव हो रहा है? रेंट। वो रेंट इनकम इनकी कहां रिकॉर्ड की जाएगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। कोई दिक्कत? क्योंकि ये इस घर के क्या है? मालिक हैं। प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से जो किराया मिलेगा या ऑक्यूपेशन पे जो किराया मिलेगा, वो किराया इनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन जाएगा। एग्री? कोई दिक्कत? कोई मुश्किल बात? अच्छा, एम्प्लॉयर ने क्या किया? यही घर जो उसने किराए पे लिया, एम्प्लॉय को अकोमोडेशन की फैसिलिटी में रहने के लिए दे दिया। कहा अपने ही घर रहते चले जाओ, उसके लिए मैं तुम्हें किराया दूंगा और ये आपके लिए कहलाएगी अकोमोडेशन फैसिलिटी, ना के रेंट कहलाएगा आपके लिए, अलाउंस नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया जी? एम्प्लॉयर ने वही घर अकोमोडेशन की फैसिलिटी के तौर पे एम्प्लॉय को दे दिया। एग्रीमेंट किया, बस मुआहिदा किया, उसमें लिख दिया तुम अपने घर में ही रहते चले जाओ, ये तुम्हें मैंने अकोमोडेशन फैसिलिटी दे दी। मैंने तुम्हें बाहर भी कोई घर लेके देना ही था, वो भी मैंने किराए पे लेना है, उसका किराया देना, और तुम्हें कहूंगा वहां जाके रहना शुरू करो। इससे बेहतर तुम अपने ही घर में रहते जाओ, ये तुम्हारे लिए अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी है। बाहर जितना मैंने किराया देना था वो किराया मैं तुम्हें देता जाऊंगा।
इसको कहते हैं आप अपने ही घर को पहले रेंट आउट किया एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर ने वही आपको घर रहने के लिए एज एन अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। इस घर को कहेंगे, जिस घर में अब आप रह रहे हैं, सेल्फ हायरिंग प्रॉपर्टी। इस घर को क्या बोलेंगे? सेल्फ हायरिंग प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी से आपको दो तरह की इनकम वसूल हो रही है। एक अकोमोडेशन की फैसिलिटी टैक्सेबल कहां पे होगी, और रूल क्या होगा? 45% ऑफ, बिल्कुल ठीक हो गया। और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, फेयर मार्केट रेंट हायर ऑफ, इन दोनों में से जो अमाउंट हायर ऑफ होगी, ये बात हो गई। दूसरी बात, वो रेंट जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रिसीव हो रहा है, वो रेंट की अमाउंट टैक्सेबल किस में होगी? अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। दोनों बातें क्लियर? लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक एक्सेप्शन है, यहां पे याद रखिएगा। आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पता ना, हम एक उसूल अप्लाई करते थे, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज। इस केस में आपने नहीं ये काम करना है, इसमें आपने सिर्फ एक्चुअल रेंट रिसीव कंसीडर करना है, इसको कंपेयर नहीं करना फेयर मार्केट रेंट। क्या कंसीडर करना है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, बस। इसको कंपैरिजन करके फेयर मार्केट रेंट से कंपेयर करके विच एवर इज हायर वाला रूल अप्लाई नहीं करना। बताइएगा, बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन? सेल्फ हायरिंग। सेल्फ हायरिंग एक ऐसी सिचुएशन है जब एम्प्लॉय या उसका या उसकी स्पाउस, उसका अपना घर हो, वो किराए पे दे दे अपने एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर उन्हें वही घर अकोमोडेशन फैसिलिटी के तौर पे एज एन बेनिफिट इन काइंड प्रोवाइड कर दे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? सेल्फ हायरिंग। इस केस में ये पॉइंट्स अराइज होंगे। एक्चुअल रेंट पेड फॉर द ईयर बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें आपने एक्चुअल रेंट कंसीडर करना है, फेयर मार्केट रेंट से इसे कंसीडर या कंपेयर नहीं करना। एक्चुअल रेंट और ALV एनुअल लेटिंग वैल्यू विच एवर इज हायर इज नॉट, इस केस में अप्लाई नहीं होगा। अब समझ आ गई? एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, फेयर मार्केट रेंट या 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर इज टैक्सेबल एज टैक्सेबल परक्विजिट अंडर द हेड। तो इनकम कितनी तरह की हुई? दो तरह। एक है रेंट की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसमें आपने कंपेयर फेयर मार्केट रेंट से नहीं कर, और दूसरा फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम। कोई दिक्कत? सब बातें क्लियर हो गई? एक डेफिनेशन हमारी रह गई है बच्चों। को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी? इसकी रीडिंग नहीं करवाई क्योंकि ये चैप्टर नंबर 9 में रेफर होगा। अब ये ना हो आप यही याद कर ले रेफर चैप्टर नंबर 9 है, रेफर चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है? हाँ, गलती से तो इसको यहां पे क्रॉस कर दीजिए। अच्छा बच्चे, अब एक हिस्सा है स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटेंशन का। इसको डिस्कस मैं भी बाद में करूंगा,
अभी सिर्फ इतनी बात समझा दूं, बाकी आप पढ़ आइएगा, बाद में डिस्कस करूंगा। मुझे जरा न्यूमेरिकल की तरफ फोकस करना है, होमवर्क में आपको असाइन करना। बच्चे, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लागू, एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उस पर टैक्स लागू नहीं होता। देखिएगा, प्रॉपर्टी को किराए पे दे, और प्रॉपर्टी कहां होना जरूरी है? कंडीशन, यूज किस पर्पस के लिए हो, वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगी, और उस पर टैक्स लागू। बताइएगा कोई कंफ्यूजन? तो एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी? फुली एग्जम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन रिटेंशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल सी बातें हैं, इसको पढ़िएगा। कहता है कोई भी रेंट, सुननी है मेरी बात, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, और इंशाल्लाह कल डिटेल डिस्कस भी करेंगे, नहीं तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वक्त नहीं रहेगा कल। फिर मैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी पॉइंट की, मैं क्विकली गो थ्रू भी कर दूंगा, कल समझाना जरा आसान हो जाएगा फिर मुझे, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा तैयार कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम में पहली बात तो ये बच्चे, लेट्स सपोज एक पर्सन, एक जो कल्टीवेशन कर रहा, काश्तकारी कर रहा, उसने काश्तकारी की, काश्तकारी से जो फसल मिली, उस फसल को उसने मार्केट में बेचा, उससे उसको जितना भी रेवेन्यू मिला वो क्या हो जाएगी? इनकम उसकी एग्जाम। बात समझ में आई? एक किसान है, उसने मेहनत मुशक्कत मजदूरी की, जमीन पे कोई भी फसल की काश्त की, फसल मिली, मार्केट में गया, मार्केट में जाके उसको बेच डाला, उससे जितनी भी उसको इनकम हुई वो इनकम उसकी एग्जम्प्ट होगी। अब वो लेट्स सपोज वो जमीन जिस पे वो मेहनत मुशक्कत करता रहा, जहां पे उसने फसल उगाई, वो जमीन उसकी अपनी नहीं थी, उसने किराए पे ली हुई थी। जिसको उसने किराया दिया, जिसकी वो जमीन है, उस जमीन के बदले में जो उसने किराया दिया, जो उसका मालिक है, उसके लिए ये किराया भी कौन सी इनकम बन गई? एग्रीकल्चर। उसकी इनकम भी क्या हो गई? एग्जाम। अब समझ आ गई? जिसकी जमीन है, जिसने काश्त के लिए जमीन को किराए पे दिया, उस जमीन का किराया भी एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। कोई मुश्किल बात? अच्छा, अब जमीन से फसल की काश्त की, फसल की काश्त करने के बाद आपने देखा होगा फील्ड्स के अंदर एक झोंपड़ी नुमा उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ होता है, जिसमें अपनी फसल को रख देते हैं बारिश से, जानवरों से बचाने के लिए। अब उस कमरे का किराया अगर दिया, तो जिसको किराया मिलेगा उसके लिए वो उसका किराया भी क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर इनकम। और अगर वो एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी क्या हो गई? आप अपनी फसल को सही रखने के लिए किसी स्टोर रूम, किसी गुडोन को किराए पे लेते हैं कि आपकी फसल फिट फॉर प्रोड्यूस रहे। आप उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करते। अब उस गुडोन वेयर हाउस का किराया भी जिस पर्सन को मिलेगा, अगर आपने कोई फर्दर प्रोसेस, जैसे गंदुम है तो गंदुम ही रहेगी, ये ना उसका आटा बन जाए, तो गंदुम है तो गंदुम ही रहेगी, कपास है तो कपास ही रहेगी, जो भी है वो अपनी असल हालत में रहे, फर्दर प्रोसेस ना हो। तो उस जमीन का किराया जिस ऑनर को मिलेगा, उस ऑनर के लिए भी ये इनकम क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर। बिजनेस है तो वो देखें, ये जो किसान होते हैं उनका बिजनेस नहीं है ये, जिससे वो रेंट पे कोई चीज ले रहा है, जैसे हाँ, स्टोर ले रहा है। हाँ, एक बंदे का बिजनेस ही वही है, वो स्टोर देता है। बिल्कुल। एक जमींदार है, जमींदार वो बंदा है जिसकी जमीनें बहुत ज्यादा है। जब जमीन बहुत ज्यादा, उसको क्या जमीर भाई जरूरत है कि वो मेहनत मुशक्कत करे? वो तो बैठ के खाने की आदत रख बैठा हुआ है। वो क्या करेगा? अपनी जमीन को ठेके पे दे देता है। ठेके का मतलब है किराए पे दे देता है। किसान को कहता है कर मेहनत मुशक्कत, इसको हरा भरा कर दे, जितनी फसल हो आधी तेरी आधी मेरी। ठीक हो गया?
या वो कहता है कि भाई तुमने मुझे पूरे साल भर का 2 लाख रुपया इस जमीन के इस टुकड़े का किराया देना, इस टुकड़े का किराया भी इतना देना, सब मुख्तलिफ किसानों को दी हुई है, हर एक से 2-2 लाख रुपया ले। ये जो 2-2 लाख रुपया ले रहा है, अब ये उसका बिजनेस नहीं है। उससे आप पूछेंगे कि तुम्हारा शुगल क्या है, अरबी में वर्ड बोलते ना शुगल, क्या शुगल? अब शुगल से मुराद वो शुगल नहीं है, शुगल से मुराद है काम काज क्या करते हो, तुम्हारा शुगल क्या है, या तुम्हारी एक्टिविटी क्या है, तुम क्या बिजनेस करते हो। वो कहेगा मैं जमींदार हूं। आप फिर भी पूछें तुम करते क्या हो, वो कहेगा मैं जमींदार हूं। तो वो जमीनें किराए पे देगा और उसका काम यही है। अब वो जमीनों के बदले में जो किराया वसूल करेगा, मालिक है ना, तो इनकम। और हमने ये बात पढ़ रखी है, कल भी आपको याद होगा, हमने कहा था चाहे किसी बंदे का बिजनेस ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने स्पेसिफिकली हेड बता दिया, उसकी इनकम वही टैक्सेबल होगी, चाहे उसका वो काम बिजनेस ही क्यों ना हो। और उसकी 2 मिसालें हमने याद की हुई। एक है किसी की जमीनें वो किराए पे देता है और उससे किराया लेता है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल नहीं होगी, बल्कि इनकम फ्रॉम। दूसरी बात हमने पढ़ी थी, अगर किसी के पास शेयर्स मौजूद है और वो शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं, तो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर दैट कैपिटल गेन, ना कि इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक हो गया जी। चले जी, अब कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के यहाँ बहुत उम्मीद है। अब ये आपका चैप्टर तकरीबन मुकम्मल हो गया, फिर भी कोई दिक्कत हुई तो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10.2 करवा चुका हूं। 10.2 मैंने अपलोड कर दिया, मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों से। जिन लोगों ने नहीं किया था वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए थे, और मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था 10.5। 10.5 सॉल्व करवाऊं जी। अब आपको सॉल्व करवाने का तो वक्त नहीं रहा, थोड़ी सी डिस्कशन भी हो गई, तो चले कल इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। आज का होमवर्क नोट कीजिएगा जी आप। सुबह टेस्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, चलें जी, वो तैयार कर दीजिएगा, ज्यादा बोझ हम आप पे नहीं डालेंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा 10.1 जितना हो सकता है वो कीजिएगा। मैं इसके कुछ पॉइंट रिमूव करने लगा हूं जो आपने नहीं सॉल्व करने, इसको कंसीडर ना कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा और बी पॉइंट छोड़ दीजिएगा। बाकी सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते, इसके बगैर सॉल्व कीजिए। ठीक हो गया जी बच्चे। चले जी बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।